हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है। और सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो, लिंक को, इस चैनल को शेयर कर दो। सब साथी लोग जुड़ जाएं आपके और ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, याद करेंगे, तैयारी करेंगे। पूरा कोर्स हम तैयार करवाएंगे। बस एक काम कि इस चैनल को जिसका नंबर हो, जिस दोस्त का आपके अपने जानने पहचानने वाले, उनके पास इस चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को देखें। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न का पहले तो देख लें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। ठीक। अब प्रश्न का असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए हम व्याख्या करते हैं इसकी। प्रश्न नंबर का की व्याख्या करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा। फिर से, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1929 में नया आंदोलन छेड़ा। उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। फिर से, गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दें तो स्वराज एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दें तो स्वराज एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम थे जिनको यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम थे जिनको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। क्या भाई? नंबर 1, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। नंबर 2, विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। नंबर 2 में क्या था? विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। नंबर 3, न्यायालयों का बहिष्कार हो। नंबर 3 में न्यायालयों का बहिष्कार हो। नंबर 4,
विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए और स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाएं। नंबर 4 में फिर से सुन लें, विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाएं। सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का त्याग किया जाए। सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का त्याग किया जाए। नंबर 6, देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। नंबर 7, जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था की जाए। नंबर 7 में क्या है, जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था की जाए। तो भाई ये 80 शब्द में लिखना है। जितना मैंने आपको सुनाया इतना कम से कम आपको लिखना है। अक्षर सुंदर और स्पष्ट हो और उसके इस तरह की व्याख्या लिखना है। और इस चैनल को दोस्तों के बीच फटाफट शेयर कर दें और उनसे कहें वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो प्रश्न नंबर का असहयोग आंदोलन के बारे में जो लिखना था उसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में है, पंचशील क्या है? पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पंचशील क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, आप इस पर विचार किया जाएगा। इसकी व्याख्या करेंगे। बस शांतिपूर्वक सेशन को देखते रहिए। 2, 3, 4 बार देखोगे सब तुम्हें याद हो जाएगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पूरा कोर्स तैयार करवा दूं। तो प्रश्न नंबर पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो चलिए हम इसका व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या को सुनिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वो सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। इनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। पहला क्या है? एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा देखते हैं,
एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए। तीसरा देख लेते हैं। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। चौथा देखें, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। पांचवा देखें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। पांचवा सिद्धांत क्या था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। चलिए हम एक बार फिर से इसका पूरी व्याख्या सुना देते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। ये सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। नंबर 2, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए। तीसरा देखते हैं, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। चौथा देखें, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। चौथा क्या है? समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। तो इस प्रकार आप पंचशील क्या है ये समझ गए। उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी कि इसके 5 सिद्धांत कौन हैं, ये आपको बताया। बस इसी तरह पेपर में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह इस प्रश्न की व्याख्या करना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें का पहला, दूसरा 2 प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे प्रश्न के बारे में देखते हैं कौन सा प्रश्न है इसमें। तीसरा प्रश्न गा प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखना है भाई। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, बार बार सुनेंगे, देखेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। बस इस सेशन को देखते भर रहिए और चैनल को दोस्तों के बीच, जिनका नंबर तुम्हें पता हो, जो तुम्हारे दोस्त हों, उनके बीच शेयर कर दो और बोलो सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऐसे वीडियो देखने को पाएं। तो चलिए तीसरा प्रश्न हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। तो हम व्याख्या करते हैं, सुनिए। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फिर से, वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से
कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश के ऊपर। तो सुनिए भाई, हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। क्या भाई? हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। नंबर 1 क्या है? रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। नंबर 2, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। दूसरा फिर से जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। तीसरा देखें भाई, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। चौथा, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। चौथा क्या है? कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। पांचवा भाई देख लें, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाबों आदि बनाने का कार्य किया गया। पांचवा फिर से, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। तो चलिए हरित क्रांति के बारे में एक बार मैं फिर से आपको सुना देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में
M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। ये फिर से सुन लीजिए। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। तीसरा है रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। चौथा कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। फिर पांचवा फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। तो हरित क्रांति के बारे में आपको अच्छी तरह समझाया, व्याख्या दिया, उत्तर दिया। अब आप इस सेशन को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, याद करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अपने दोस्तों को भी उत्साहित करें कि ये देख के आपके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।